आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर 4 IFRS 5। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको क्विकली रिवाइज करेंगे हमेशा की तरह, और आज इंशाल्लाह आगे बढ़ के लेक्चर 4 को खत्म भी करेंगे, देखेंगे भी। तो सर, अब तक हमने पढ़ा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ताकि भाई पहले से पता चल जाए कि इसको, इस एसेट को बेचने वाले हैं या इस ग्रुप को डिस्पोज करने वाले हैं। फिर हमने पढ़ा था सर, स्कोप में सारे एसेट्स वगैरह आते हैं, लेकिन मेजरमेंट से कुछ एसेट्स एक्सक्लूड है। जिस एसेट को आपने स्क्रैप कर दिया है वो इसमें नहीं आएगा। सही है सर? हाँ, जिसमें माल हो, कुछ जान हो, उसको बेचने का इरादा किया है तो वो आएगा। सही है। फिर और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। अगर नियत हो 5 बातों पे पक्की तो इसको क्लासिफाई कर दो हेल्ड फॉर सेल। पहली बात इमीडिएट सेल, दूसरी बात हाईली प्रोबेबल हो सेल, तीसरी बात हमने कहा मैनेजमेंट कमिटेड हो, प्राइस रेलेवेंट हो और मार्केट एक्टिवली कर रही हो। 5-6 बातें हुई तो हेल्ड फॉर सेल, वरना सर फिर मैं और आगे बढ़ा था, और मैंने आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि सर मेजरमेंट के अंदर आए तो हमने कहा जब तक IFRS 5 में क्लासिफाई नहीं होता तब तक पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे कल हमने देखा कि IAS 16 के हिसाब से रखा, इम्पेयर भी किया इसको और फिर उसके बाद लेकर के आए। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था, इम्पेयर किया, लेकर के आए और रिकवरेबल अमाउंट हमारा फेयर वैल्यू था। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 जो कल की क्लास की थी, लेक्चर 3, उसके अंदर रिकवरेबल अमाउंट क्या था? वैल्यू इन यूज। तो फिर हमने उसके बाद IFRS 5 में आकर भी उसको इम्पेयर मजीद किया। सर फिर हमने पढ़ा एक और चीज है जो कि FAR 1 में आप लोगों ने नहीं पढ़ी लेकिन अब सिलेबस में आ चुकी है, वो है रिवर्सल ऑफ। सर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या मतलब है सर? हमने कहा इम्पेयरमेंट जब आती है, इंडिकेटर्स होते हैं तो इम्पेयर होता है, इंडिकेटर्स चले जाते हैं तो रिवर्स हो जाता है। सर जब इंडिकेटर्स जाएंगे रिवर्स होगा, तो रिवर्सल के टाइम पे हमने कहा कि एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या है? आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। अब ये बात याद रखना सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट हैड द एसेट नेवर बीन इम्पेयर्ड और रीवैल्यूड। क्या हम यहां तलक क्लियर हैं? कल हमने उसके बाद रिवर्सल के 3 केसेस किए थे। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हो तो बेटा लिख दो CC। कल हमने रिवर्सल के कितने केस किए थे सर? इसके बाद 3 केसेस किए थे। आ जाएं सर, आ जाएं। अब मजीद आगे बढ़ेंगे और शदीद आगे बढ़ेंगे, और हमने मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए आज एक मिक्स सवाल करना है कि हमने कहा आपके पास IFRS 5 भी है, IFRS 5 में आने के बाद इंपेयरमेंट क्या हो रही है? रिवर्स। लेकिन उससे पहले हम समरी में जो बातें थी उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान होते हैं किसी, देखो हर एक के साथ एक परेशानी लगी हुई है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं सेक्शन को लेके, किस सेक्शन में हुआ, क्या हुआ। आप याद रखें, अब जहां पर आपके लिए बेहतरी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वहां पर लेकर के चले गए हैं और या चले जाएंगे। तो आप टेंशन, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हो सकता है फर्म देर से मिले, सेक्शन जो तुम्हें चाहिए वो ना मिले, लेकिन इस सब के बदले में अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी पसंद का लाइफ पार्टनर देना। तो तुम लोग बोलो यार 6 महीने क्या सर, साल भी लेट हो जाए क्या है ना सर? नहीं नहीं, वो मिलेगा भाई, आ जाए सर, आ जाए। तो ये टेंशन ना लें सर, जिंदगी में कुछ नहीं होता फाइनल वर्ड, है ना सर? तो आज है, मेरा एक दोस्त था वो मुझे अक्सर डराया करता था, वो मैं CA कर रहा था, वो CCA। वो कहता था यार एक बात बता, अगर जिस दिन मैं CCA क्वालिफाई हो तो CA क्वालिफाई अगले दिन मर गए तो? मैंने कहा यार अब तू ऐसी बातें कर रहा है तो मैं पढ़ूं कैसे भाई? मैंने कहा देखो दुनिया में तो काफी चीजें उम्मीद से चलती है ना भाई। तो आ जाए सर, इसी तरीके से इसी उम्मीद के साथ कि हमें इंशाल्लाह बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। है थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट, लेकिन आई क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
लेकिन उससे पहले अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ पहले आप लोग एकदम समरी से जो हमने अब तक पढ़ा है वो पढ़ा देते हैं। आ जाए मेजरमेंट पे, आ जाए समरी पे, हैंडआउट का जो पेज नंबर 1 है मेजरमेंट, उस पे आ जाए। इमीडिएटली प्रायर टू क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर, कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल IFRS IAS 1638, ठीक है। आफ्टर क्लासिफिकेशन as held for sale, it is measured at lower of carrying amount and fair value less cost to sell. However, following assets are covered under other IFRS are scoped out of measurement requirements, हम पढ़ चुके हैं, deferred tax assets वगैरह, है ना सर। फिर इम्पेयरमेंट पे आते हैं, और इम्पेयरमेंट वाली बात भी अभी पढ़ लेते हैं। इम्पेयरमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड बोथ, हमेशा कंसिडर करनी है दोनों टाइम, एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल एंड सब्सिक्वेंटली। फिर कह रहा है immediately prior to classification as an asset held for sale, impairment is measured and recognized with applicable IFRS। ये हमने पढ़ा था ना सर कि IAS 16 के हिसाब से अगर पहले सालों में सरप्लस था, अब इम्पेयरमेंट आई है तो उसको सरप्लस को पहले कम करोगे। लेकिन अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज हेल्ड फॉर सेल एनी इम्पेयरमेंट लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ओनली। एक सुनना, एक सवाल भी इसके ऊपर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, आज पहुंच के नहीं तो कल पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सर मेरे पास एक एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल के अंडर था, IFRS 5 के अंदर आया, उसका सरप्लस बचा हुआ था पहले का। अब उसके अंदर अगर इंपेयरमेंट आई तो हम ये नहीं देखेंगे कि पहले सरप्लस को खत्म करो, हम P&L में जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 में सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर कह रहा है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, अभी सिर्फ मैं इसको पढ़ूंगा समझाऊंगा इंशाल्लाह आज के सवाल के साथ। Subsequent increase in fair value can be recognized in, इसने कहा देखो तुमने इम्पेयरमेंट तो कर ली, बाद में फेयर वैल्यू बढ़ गई तो भाई तुमने इम्पेयरमेंट कर लिया IFRS 5 के हिसाब से, बाद में क्या हुआ, फेयर वैल्यू 200 का लाए थे 180 हो गया, 180 पे ले गए, बाद में फेयर वैल्यू बढ़ के फिर 210 हो गई, तो क्या करोगे, है ना भाई। अब आते हैं, subsequent increase in fair value can be recognized in P&L to the extent that it is not, इसको अंडरलाइन कर लो जो कर सकते हैं, that it is not in excess of cumulative impairment losses, cumulative that have been recognized with this IFRS, this IFRS का मतलब क्या है, IFRS 5 और IAS 36 impairment of asset। अब ये जरा टेक्निकल बात की, इसने कहा फेयर वैल्यू तुमने डिक्रीज कर दी, रिकॉर्ड कर ली इम्पेयरमेंट, बाद में फेयर वैल्यू बढ़ गई, अब क्या करोगे, फेयर वैल्यू पे ले जाओ, लेकिन एक लिमिट लगा दी। अब उस लिमिट को हम देखेंगे किसमें, सवालों में, किसमें देखेंगे, सवालों में। तो अब आ जाए सर, सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, आप सबके पास होने चाहिए हथियार। अकाउंटिंग की क्लास में हथियार का मतलब क्या है, कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रिपिंग IFRS, ग्रिपिंग का नाम सुना है सबने, सुनोगे, साउथ अफ्रीकन किताब है ये, और कहा जाता है कि दुनिया में IFRS के ऊपर बगैर किसी अकाउंटिंग बॉडी ACCA CA कैप्लन बी इनके किसी की किताब बहुत अच्छी है तो फिर वो ग्रिपिंग आती है, सही। उसका सवाल है, एरिडिकेट लिमिटेड ओन्स ओनली एक आइटम ऑफ PPE बीइंग प्लांट, सही है, एक ही आइटम था, which it is always carried under cost model, details of which are as follows, cost 5 लाख, depreciation 20% पर एनम, सीधी लकीर मेथड, तो वह नील रेजिडुअल वैल्यू, सही है जी, स्ट्रेट लाइन है। रिकवरेबल अमाउंट 2 लाख, ऑन 1 अप्रैल 2003 कंपनी डिसाइडेड टू सेल द प्लांट, ऑल द क्राइटेरिया नेसेसरी for reclassification as a non-current asset held for sale were met on this date. The following information was relevant on this date: fair value less cost to sell or value in at 31 December 2003 company's year end. The following information was relevant: fair value less cost to sell, fair value less cost to sell। केस ए और केस बी, मतलब 2 सवाल तोड़ दिए। रिक्वायर्ड, show all the necessary entries relevant to the above। B,
डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब सर सुनना, इस सवाल के अंदर एक सवाल है, दो सवाल है, दो सवाल हैं। अब हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको हमेशा कहता था, अभी भी एक दो तीन बच्चे माशाल्लाह पेपर के बाद आए मिलने, और उन्होंने कहा कि सर ये जो आपकी पासिंग मार्क्स अप्रोच है ना, ये बड़ा हेल्प करती है पेपर में। मैं हमेशा कहता हूं कि इजी थिंग्स फर्स्ट। अब मुझे बताओ, दोनों में फर्क है 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू का ना, बाकी तो सवाल सेम है। इसका मतलब जो इसने एंट्रीज हमें बनाई है तो वो सारी एंट्रीज पार्ट ए और पार्ट बी के लिए सेम है इनिशियली। फर्क खाली कहां पर आएगा? आखिरी में। सही है सर, कहाँ आएगा? आखिरी की एक दो एंट्रीज में। ऐसा ही है पहला केस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, यहां पर पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा हम लगाएंगे, आसान चीजें पहले करेंगे, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। तो अब आ जाए आसान चीज, यहाँ पर क्या है, इम्पेयर मतलब IFRS 5 में क्लासीफाई होने से पहले जो जिंदगी गुलजार थी ना, तो वो काम तो अभी हम कर सकते हैं ना। अब इसने हमसे एंट्रीज पूछी है कि आप हमें बताएंगे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सही है सर, तो आ जाए। हमने लिया कब था? अब हम खड़े हुए 2003 में। तो आ जाए सर, सबसे पहले तो बेसिक वर्किंग कर लेते हैं। सब बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होंगे। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एंट्रीज पूछ रहा है तो कौन में हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हम वर्किंग कर रहे हैं। अब सब बच्चे इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। सर एसेट शुरू से बना लेते हैं, हालांकि इसने एंट्रीज बेशक कॉन्सेप्ट के लिए हो सकता है कि सिर्फ उसकी हम शुरू से बना लेते हैं। कब खरीदा था आपने? 2000। पीपी को डेबिट क्या होगा? सूदी इदारे को। हम बैंक को सर क्या कहते हैं? सूदी इदारा। कितना? 5 लाख। कभी क्लाइंट पे जाओ तो बैंक के तो ये नहीं कहते ना सूदी इदारा, बुरा लगेगा उसको सर। सही है, 1 जनवरी 2001 पे पीपी डेबिट बैंक। जिंदगी चल रही थी गुलजार। 31 दिसंबर 2001। आपकी इजाजत हो तो स्लैश मार के 2 भी कर दूं, है ना सर? पेपर में कर सकता हूं, कर सकते हो यार। चेकर भी तुम्हारा बहुत स्मार्ट है, ये करें आप, कोई मसले की बात नहीं। डरते हो? हाँ, अगर आपको रिस्क एपेटाइट नहीं है तो भाई फिर नहीं करो। क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं कि सर नहीं, हमें लगता है कि इस वजह से फेल हो जाएंगे। कितना हो गया? 1 लाख। में हमेशा कहता हूं पेपर में जहां तुम्हें लगता है कॉम्प्रिहेंसिवली तुम चीजों को मैनेज कर सकते हो, कर लो। ऐसा ही है सर। अच्छा, अब आते हैं आगे। मैं यहां पर एक एसिड की वर्किंग भी कर रहा हूं, सब बच्चे वर्किंग देख लें। कॉस्ट थी कितनी? अच्छा मुझे बताओ, इसको मैं हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कब कर रहा हूं? सवाल की रो से अगर हम देखें मेरा बच्चा, तो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो रहा है ये 1 अप्रैल 3 को। कब कब हो रहा है? 1 अप्रैल 3 को। ऐसा ही है, 1 अप्रैल 3। सही है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 महीने की डेप्रिसिएशन 2001 को लिया था, 3 महीने की डेप्रिसिएशन और लगेगी। ऐसा ही है। तो मुझे बता दो। अच्छा, इंपेयरमेंट भी हो रही है, बिल्कुल ठीक है सर। हमने कहा डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? तो हमारे पास 2-3 लाख की आ गई। और ये कैरिंग अमाउंट कब आई है? 31/2002। अब हमने कहा सर रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? 2 लाख। तो इंपेयरमेंट हो गई कितने की? इंपेयरमेंट हो गई सर 90,000 केवल, है ना सर? अब हमने कहा सर क्या एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर 2002 को? 31 दिसंबर 2002 को एंट्री बनेगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितने से? 90,000। मानते हो? अब एसेट मेरे पास 2/10 पे आ गया है। अब हमने कहा 1 अप्रैल को क्लासिफाई कर रहा हूं हेल्ड फॉर सेल, तो उससे पहले तक की क्या क्या उसने, उससे पहले किसके हिसाब से टेस्टिंग करोगे? प्रीवियस IFRS के हिसाब से। तो हमने कहा ठीक है सर,
हमने कहा 31 मार्च तक की इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/12 10 17,500 मानते हो। अब सर सब बच्चे इधर देख लें, कॉपी नहीं। हमने यहां पर जैन टू मार्च तक की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, कितनी 500। तो कितने का एसेट बचा 192,500। अभी भी रुकिएगा, हमने कहा कि सर पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंपेयर हो रहा है क्या? ये बिल्कुल हो रहा है। 1 अप्रैल 2000, इसने क्या हमें इस सवाल में बताया वैल्यू इन यूज कितनी है? इसने हमें बता दिया कि 1 अप्रैल 2003 को वैल्यू इन यूज 160 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा सर? रिकवरेबल अमाउंट इज 190। हम सब यहां पर भी सर क्लियर है ना सर? रिकवरेबल अमाउंट इज 190। तो ठीक है सर, तो 190 के हिसाब से अगर हम करें तो फिर इंपेयरमेंट आ गई कितने की? ये हमने कहा इसकी कैरिंग अमाउंट थी कब 31 मार्च, और हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी 1,90,000। तो इंपेयरमेंट कितनी आ गई 2,500। क्या एंट्री बनाऊंगा सर? क्या ये एंट्री में 31 मार्च की जगह ये 1 अप्रैल का भी बना सकता हूं? बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए हम आपकी ख्वाहिश की खातिर 1 अप्रैल ही कर देते हैं ताकि आप परेशान ना हो। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितने से प्यारे बच्चों? 2,500 हम निकाल चुके हैं ना सर? अभी भी प्लीज कॉपी नहीं आ। अब 190 तक कर दें क्लासीफाई? सर क्या कर दें इसको क्लासीफाई? यस सर, हम क्लासीफाई कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? नॉन करंट एसेट फॉर सेल डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,17,500। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कितनी हो गई थी 92,500। पहले 90 की आई 2,500 की। पीपी कितने से गया 5 लाख और 190। अब सुनना सर, कल की जो क्लास की एग्जांपल 2 थी लेक्चर 3 की, उसमें हमने कहा था ये वैल्यू न्यूज पे फिगर थी, तो फिर हमने मजीद इसको इंपेयर किया था वहां पर आके। लेकिन क्या अभी वैल्यू न्यूज पे नहीं चले, तो है ही फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब है नॉन करंट एसेट में आने के बाद तो कोई इंपेयरमेंट। अब पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा, यहाँ तक तो सवाल आइए 16 था ना, FR1 में पढ़ चुके हो है ना सर? जब तुम FR1 में ये सवाल यहाँ तक पढ़ चुके हो तो हमने कहा सर कोई मसला ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ ईयर एंड पे। यहां तक केस ए और केस बी की एंट्री सेम है। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा क्लियर तो मुझे कहते जाओ CC। कॉपी नहीं करना, अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा सुकून से। चलिए सर, अब कह रहा है एट 31 दिसंबर 2003 कंपनीज ईयर एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रेलिवेंट। अब सब बच्चे देखना, मेरे पास एसेट कितने पे है 1,90,000 मानते हो, और अब इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है 2 लाख। सुनना सबकी तवज्जो इधर, मैं आपको स्टैंडर्ड की बात को बड़े आराम से जुगाड़ू अंदाज में सिखा दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है कि IFRS 5 के हिसाब से, मैं अगर यूं देखूं, बेसिक पहला रूल क्या IFRS 5 कहता है कि आपको रखना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसा ही है। हमने कहा कैरिंग अमाउंट क्या होगी जिस पे ट्रांसफर हुआ 1 लाख। पहला उसूल तो यह है कि किस पे रखना है 1,90,000, और फेयर वैल्यू कितनी है। अब
अगर ये एसेट नॉर्मल आया होता और पिछले सालों में इसकी ये इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती ना, सुनना, तो मैं इसको रखता किस पे, 190 पे। लेकिन अब वक्त और जज्बात बदल चुके हैं। अब हमें इजाजत दी जाती है कि अगर इस एसेट के ऊपर पहले कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की गई हो IFRS 5 में या किसी और IAS में, तो तुम्हें इजाजत है कि तुम फेयर वैल्यू बढ़ने पे इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर दो। फिर सुनो मेरे उर्दू के अल्फाज, फिर इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। सर अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती मैं यहीं पे रखता, लेकिन IFRS 5 ही इजाजत देता है कि अगर इस एसेट के ऊपर पहले कोई इम्पेयरमेंट हो चुकी हो, चाहे IFRS 5 में या किसी और IAS में, तो बेटा तुझे इजाजत है कि तू उसको रिवर्स कर दे। दूसरे अल्फाज में फिर इसको ना देख, फिर इसको अगर पहले इम्पेयरमेंट हो चुकी है, अगर नहीं हुई यही है पहले इम्पेयर। अब इस बात को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए सब बच्चे, क्योंकि हमारी देसी जबान क्या है, उर्दू। हमने कहा इसका मतलब ये थोड़ी है कि आए सर पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू कैन बी रिकॉग्नाइज, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ा हूं समरी में, सही है, पेज नंबर 1। सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू कैन बी रिकॉग्नाइज इन P&L टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ cumulative impairment losses that have been recognized with IFRS or IAS 1636 impairment of assets। अब सब बच्चे बहुत ही ज्यादा गौर से सुनेंगे। ये समझ में आ गया यहां तक? अब इसके अंदर ना रिवर्सल की कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर तुम्हें याद हो कल की क्लास में जो हमने रिवर्सल पढ़ा था, उसमें वो क्या कह रहा था, रिवर्सल करना है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहां पर भी कुछ ऐसी बात कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में। ये कह रहा है रिवर्सल अंडर IFRS 5, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। आप इसको जब लिखे तो लिख दे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। अब इसने भी रूल कुछ ऐसा है, लेकिन ये रूल मैंने बनाया, स्टैंडर्ड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड बस इतनी सी बात कर ली, लेकिन जो मैंने रूल बनाया ना उसमें हम स्टैंडर्ड की बात को ही फॉलो कर लेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आपको करना है लोअर ऑफ दो चीजें, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर टू व्हाट, IFRS 5, और फेयर वैल्यू लेस। क्योंकि सर देखें IFRS 5 में तो वैल्यू न्यूज की कोई औकात ही नहीं है। इसने कहा जब आप रिवर्सल करोगे ना अंडर IFRS 5, तो आपको रिवर्सल के वक्त ध्यान रखना है क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर टू IFRS 5 और फेयर वैल्यू लेस। अब आ जाए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी अभी, 2 लाख, और हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालो जो कि थी जब 31 मार्च को। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, एसेट कभी भी इंपेयर। अब आ जाए सर उसकी वर्किंग में यहां पर कर रहा हूं, सब बच्चे बड़े गौर से देखें। एसेट कितने का था, कॉस्ट 5 लाख की थी। अगर कभी भी इंपेयर वैम्पेयर नहीं होता तो हमने कहा 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2.25 कर लूं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। 2 साल 3 महीने, तो 2 साल 3 महीने, 3 महीने 0.25 ऑफ ईयर, कितना हो गया 2 लाख। तो प्यारे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 2,75,000। क्या मैं क्लियर हूं? तो अब हमने कहा दोनों में से लोअर क्या है, हमने कहा सर दोनों में से लोअर है 2 लाख। तो हम रिवर्सल तो करेंगे, कहां तक करेंगे, 230 तक। तो अब मुझे बताओ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने का था, 90 का। तो अब हम एंट्री बनाएंगे केस ए की। क्या एंट्री बनाएंगे, केस, हम एंट्री बनाएंगे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट P&L कितने से,
40। अब सर सुनिएगा, सबकी तवज्जो इधर। इसने कहा फ्यूचर में इसको रिवर्स कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस। अब इस सवाल में मुझे बताओ क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 90,000 का 2,000। ये क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस था हमारा कितने का? 92। मैं कह सकता हूं क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट CIL। लेकिन सर अब सबकी तवज्जो इधर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस लॉस की वजह से क्या तुम्हें कोई बेनिफिट हुआ? हाँ हुआ। ये जो 3 महीने की डेप्रिसिएशन थी ये 25,000 आती। अगर एसेट को तुम 3 लाख का ही रखते ना 2 साल के बाद, अगर एसेट को तुम 2 सालों की डेप्रिसिएशन के बाद 3 लाख का ही रखते तो 25,000 की आती। तो तुम्हें बेनिफिट कितने का हो गया? साढ़े। तो जब तुम क्यूमुलेटिव लॉस की बात करते हो ना, तो तुम्हारे पास क्यूमुलेटिव लॉस आज के दिन बचा हुआ कितना है? 85,000। अब इसको मैं साबित करूंगा केस 2 में, इस कॉन्सेप्ट को। अभी ये कॉन्सेप्ट समझना है कि IFRS 5 के अंडर जो रिवर्सल होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है क्यूमुलेटिव, वो भी मैक्सिमम रिवर्सल। लेकिन इस सवाल में तो मैक्सिमम की बात ही नहीं है। हमारे पास क्यूमुलेटिव 85 पड़ा हुआ था, जबकि अभी रिवर्सल कितना हुआ है? 40, क्योंकि हमें वैल्यू किस पे करना है? फेयर वैल्यू पे। इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना। तो यहां तक ये कर लें कॉपी, फिर मैं इसका केस भी कराऊंगा। कोई भी सवाल हो सब बच्चे पूछेंगे। नहीं बेटा नहीं है। वैल्यू इन यूज को हम इग्नोर करते हैं जैसे जिंदगी में आपको लोगों ने किया है। मजाक कर रहा हूं। तो वैल्यू इन यूज हमेशा क्या हो जाती है? इग्नोर। हाँ सर, टेंशन ना लें, वहाज अली अस्करी अभी चीजें हो जाएंगी क्लियर। इसका बेटा देखें, सबसे पहले आप यहां से एंट्रीज से कॉपी करना शुरू करेंगे। ये मेन चीज ये एंट्रीज होती है। सही है सर, ये सारी वर्किंग्स में आएंगी। सर बस ये याद रखना है, उसूल इम्पेयरमेंट की IFRS 5 के रिवर्सल में हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ IFRS 5 पे फेयर वैल्यू। सही है सर। अभी इसका जब केस बी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो पहले एंट्रीज कॉपी कर लें, बाकी ये सब वर्किंग में आएगा। इसको आप वर्किंग 1 कह दें, वर्किंग 1। इसको वर्किंग 2, वर्किंग 3 ते वर्किंग 4। ये वर्किंग, इसको चाहे तो कॉपी कर लें, चाहे तो ये ठीक है बच्चों। एक सवाल रिपीट कर रहा हूँ, शाफे का ऑनलाइन में एक सवाल, अच्छा सवाल है कि सर वैल्यू इन यूज को क्यों इग्नोर करते हैं IFRS 5 में? क्योंकि अब हमें इसको इस्तेमाल तो करना ही, बेचना ही है। जब बेचना ही है तो वैल्यू इन यूज तो वैसे ही इग्नोर कब लोगे ना, जीरो। अगर आपको नहीं नहीं CA में फिर भी होता है यार। देखो बाप बहुत सारे ना, अगर आपकी फर्म में, आपको ये बात अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हमारे साथ एक खातून थी, उनके अब्बा थे, चलो नाम नहीं लूंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीनेशनल कंपनी के, सही है, CEO। उस खातून को पूरी आर्टिकल रानी की तरह रखा गया था। भाई कोई लेट, पूरी टीम बैठेगी, वो खातून 6 बजे चली जाती थी, बाकी खवातीन भी बैठी होती थी, क्योंकि सबको 3 साढ़े 3 साल तक यही उम्मीद थी कि बिजनेस आएगा फर्म में। वो अलग बात है कि 3.5 साल तक तो नहीं आया, पता नहीं उसके बाद आया। तब वो जाहिर सी बात है यार, मल्टी नेशनल जो था वो उसके। तो अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं बता दो मैनेजर को,
बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा अब्बू तो जो है ना यहाँ पर सीईओ है, सीएफओ है। कर लिया कॉपी? जिन्होंने कॉपी कर लिया वो केस बी पे आएंगे। चले सर, क्विकली जो है एक दफा पूरे केस को मैं अब तक जो हुआ है उनको मैं वो करता हूँ। कल की क्लास में हमने रिवर्सल पढ़ा था लेक्चर 3 में ऑफ इम्पेयरमेंट, और उससे पहले अब IFRS 5 में जब रिवर्सल आया तो हमने कहा उसको अब जरा हम मिल के देखा हमने सवाल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने सर क्वेश्चन नंबर 5 से इब्तिदा की अपने सवाल की, और इब्तिदा करते हुए हमने कहा बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो 2.25 साल की अकाउंटिंग नॉर्मल की, फिर IFRS 5 में क्लासीफाई किया उसी रूल पे लोअर ऑफ, मतलब उसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन से पहले पुरानी अकाउंटिंग की, यहाँ पर आके हमने देखा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। तो जिस दिन क्लासिफाई किया उस दिन 1/90 ही 3 मार्च 1 अप्रैल को 1/90 ही फेयर वैल्यू थी, 1/90। फिर उसके बाद जब हम आए हमने कहा रिवर्सल करना है हमें IFRS 5 में। जब हम IFRS 5 में तो ईयर एंड पे गए, ईयर एंड पे हमें मेजर करना था लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस। तो देखा जाए तो हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी, 1,90,000। उसूलन इस पे रखते हैं हम, अगर इस सवाल में या इसमें इस एसेट के ऊपर कभी भी पहले इंपेयरमेंट नहीं हुई होती। अब अगर पहले इंपेयरमेंट हुई है तो IFRS 5 भी हमें इजाजत देता है कि भैया अगर पहले इस एसेट के ऊपर कहीं भी इंपेयरमेंट हुई हो, चाहे तुम्हारे अंदर IFRS 5 या तुमसे पहले, तो तुम्हें हक है कि तुम उस इंपेयरमेंट को रिवर्स कर दो। हमने क्या करते हैं। अब रिवर्सल का इसका रूल क्या है, इसका लॉ क्या है। इसने कहा है रिवर्सल करनी अंडर लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर टू IFRS 5 275 या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमने कह दिया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी, 230। हमने इस तक रिवर्स किया 40,000। मैंने कहा देखें टोटल आपको इंपेयरमेंट लॉस आया था 92,500 का, उसकी वजह से डिप्रिसिएशन का बेनिफिट कितना हो गया 500। तो बाकी जो 85,000 है 85,000 है ये आपका नेट था, हमने 40 तक रिवर्स कर दिया। मानते हो? अब आ जाते हैं, अब तुम्हें ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब सब बच्चे बड़े गौर से सुनिएगा। अब आते हैं केस बी। यहां तक अगर आप क्लियर है तो मैं केस बी पे आ जाऊं। केस बी में बताओ फेयर वैल्यू कितनी गिवन है सवाल के लिहाज से। केस बी में फेयर वैल्यू कितनी गिवन है, हमने कहा 2,90,000, जैसा कि मेरे बच्चों आपको नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 में ही। सही है सर। अब अगर 2,90,000 है तो क्या करें सर, हमने कहा अब यहां पर क्या आ जाएगा, तो अब लोअर क्या है 2,75,000। अब देख लो इधर 31 दिसंबर 2004 को और 2003 को केस बी कर रहा हूं मैं अभी। केस बी के हिसाब से क्या एंट्री बनेगी, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट PNL कितने से 85,000। कैसे निकला 275 माइनस 190। अब इस रूल को फिर समझते। देखो अंग्रेजी में रूल लिखा हुआ था, अगर अभी फिर से तुम्हें पढ़ाऊं उस रूल को मैंने क्यों इसके अंदर तुम्हें जो है डाल दिया, ताकि तुम लोगों को कोई मसला ना हो। सब बच्चे इधर देखेंगे मेरे बच्चों, सब बच्चे इधर ना, कॉपी कोई भी नहीं। अंग्रेजी के अंदर जो रूल गिवन था प्यारे प्यारे बच्चों, वो रूल कह रहा था रिवर्सल वाला। समरी पे आ जाओ, फिर से पढ़ेंगे ताकि तुम्हें अब ये मेजर लगे। Subsequent increase in fair value can be recognized in P&L to the extent that it is not in excess of cumulative impairment losses that have been recognized in IFRS। और बोला तुम subsequent जो increase है ना fair value में recognize कर सकते हो कहां तक, to the extent, सही है, to the extent of impairment losses cumulative recognize। तो सर देखे ना अब तक का टोटल रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट लॉस कितना था 85,000। तो जब हमने ये फॉर्मूला बनाया ना, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड में नहीं गिवन है लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा यही मेक श्योर करेगा कि तुम्हारी इंपेयरमेंट का रिवर्सल यहां पर लॉक हो जाए। इससे ज्यादा तुम निकाल ही, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा पे 290 पे रिकॉर्ड कर लेता तो मैं क्या करता सर, उसको मैं एक तरह से रिवैल्यू कर देता।
इसीलिए इस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या कर दिया सर, हमने ये फॉर्मूले ने 85,000 पे हमें रोक दिया। ये क्यूमुलेटिव इंपेयरमेंट लॉस पड़ा हुआ था अभी, टोटल लॉस 92,500, इसको रिवर्स करना था 7,500 का, आपको ये डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिल गया, नहीं तो ये 25 आती, और हमने कहा बाकी 85,000 का तुमने अभी रिवर्स कर दिया। तो देखा जाए तो आपने इंपेयरमेंट को जितना रिकॉग्नाइज किया था उतना ही रिवर्स करना है या उससे कम, डिपेंडिंग फेयर वैल्यू क्या है। तो यहां पर दो रूल एक साथ अप्लाई हुए, बड़े गौर से सुनना भाई, तुम्हें उसको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। हाँ, अगर इंपेयरमेंट का केस होगा तो तुम इंपेयरमेंट रिवर्स कर सकते हो, लेकिन रिवर्सल के टाइम पे भी मेक श्योर करना रिवर्सल करते वक्त या तो फेयर वैल्यू पे रखोगे, और अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो उस वैल्यू पे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिवर्सल कभी भी एक्चुअल इंपेयरमेंट से ज्यादा ना हो जाए। रिवर्सल के बाद आपकी वैल्यू कभी भी एक्चुअल उससे ज्यादा ना हो। तो हमने यही किया, हमने रिवर्सल को कहां तक रोका? 85,000 से। हमने कहा रिवर्सल 85,000 जो है उससे ज्यादा का कर नहीं सकते। अगर हम 290 पे लेकर जाएंगे तो जितनी इंपेयरमेंट चार्ज नहीं हुई थी वो हम उसको रिवर्स भी करते और 15,000 का गेन आ जाता, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट में, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। कौन सा? और आईके इसी किस्म के सवाल पूछेगा कि नॉर्मल इंपेयरमेंट और उसके बाद अगर रिवर्सल आ जाए इंपेयरमेंट की तो क्या करना है। ये रूल दिमाग में बिठा लो, आफ्टर रिवर्सल ये रूल हमेशा अप्लाई होगा। जितनी इंपेयरमेंट रिकॉग्नाइज हुई है उतनी ही रिवर्स होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो सर इस सवाल के ऊपर लिख लो लास्ट डे रिवीजन। कुछ सवालों के ऊपर मैं लिखाऊंगा, हर सवाल आपको आखिरी दिन नहीं देखना। ये जिस सवाल के ऊपर लिखा हुआ होगा लास्ट डे रिवीजन, उस सवाल को आखिरी दिन आपने देख करके जाना है। और इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम भी। लर्निंग आउटकम होता है कि इस सवाल में क्या इंपॉर्टेंट बात की, लर्निंग आउटकम इस सवाल का लिख ले। इम्पेयरमेंट रिवर्सल अंडर IFRS 5, इम्पेयरमेंट रिवर्सल अंडर IFRS 5। अब सर कितने लोगों को लगता है, जो मेरा एक डायलॉग है बच्चे पहचान जाए, मैं पूछा कितने लोगों को लगता है कि एसी, कितने लोगों को लगता है कि एसी नहीं, कि ACCA आसान है? कितने लोगों को लगता है कि ACCA आसान है? कितने लोगों को लगता है कि सर ACCA ऑनलाइन वाले बच्चों आसान है? कि सर ACCA वाले पढ़ते ही क्या है, कुछ भी तो इनको नहीं आता। सर अगला जो सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वो ACCA का ही सवाल है, और हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट का नमाज का ब्रेक लेंगे, और नमाज के ब्रेक के बाद चेक करेंगे कि आपको क्या लगता है ACCA कितना आसान है। सही है सर? हम मिल रहे हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद 55 तक, 17 मिनट, कि हम इतना लॉस रिवर्स कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। नहीं, मैं 5 बजे करवा दूंगा। ये असल में थोड़ा सा जो है ना आउट चल रहे, कल की क्लास 5 बजे ही है इंशाल्लाह, ठीक है? नहीं, चले सर इब्तिदा करते हैं मेरा बच्चा। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सर साजिद अभी आए थे, उन्होंने एक बड़ी बात बोली। बोला एक बच्चे का ऐसा ही आया कि मेरा कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा ये वो। मैंने उसका मतलब डिफरेंट जगहों पे कराया, 2 बच्चों का मतलब बातचीत की। बोला उनमें से वो बच्चों का कहीं और हो गया, कहीं और चले गए। अभी उनको GT के पार्टनर की बोला मुझे कॉल आ रही थी। बोला यार तेरे कहने पे हम बच्चों को बुलाते हैं, और अभी खुरम जमील की बोला कॉल की। बोला उसको HR कह रहे हैं हम फोन करने, तो वो बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा। बोला कितना अनएथिकल है, क्या आप फोन, बोला कम से कम फोन उठा के मना कर दो। बोले सर हाँ मेरा कहीं हो मतलब हो गया, जज़ाकल्लाह फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपका इतना इंतजार तो नहीं करूंगा ना कि आप, भाई देखो आप गलती पे नहीं हो, अगर आपका बीच में कहीं हो जाए तो सही है। जब तक वो आपको, हाँ अगर वो आपको कंफर्म कर दें फिर आप कहीं और जा रहे हो तो वो एक अलग। मतलब अगर उसने आपको नहीं किया, टाइम लगा दिया,
और इन बिटवीन आपका कहीं और हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि यार फिर बच्चा ये हरकतें कर जाए तो अगली दफा पार्टनर हमें कहता है कि भाई क्यों सुनूं मैं तुम्हारी, है ना, तुम्हारा तो बच्चा ये हरकतें करता है। तो घबराए नहीं, मना कर दें असर नहीं कर सकता। चले सर, अगर हमने ये कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है। और अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6, तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? अच्छा, इसके एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे याद दिला सर, इसके एक्सट्रैक्ट तो बना दें। इसके एक्सट्रैक्ट तो बहुत सिंपल है। आए सर, इसके एक्सट्रैक्ट्स में मुझे जल्दी से बताएं क्या चीजें आएंगी। एक्सट्रैक्ट्स आप लोगों को पता है ना सर क्या चीजें होती हैं? बैलेंस शीट और पीएनएल की रेलिवेंट फिगर्स। तो आ जाए जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पीपी आएगा। हम 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 हमने कहा करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा? केस ए और केस बी। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर, तो सर मुझे बताएं 31 दिसंबर 2003 की हम बात कर रहे हैं, करंट एसेट में कितने से आएगा? केस ए में 2 लाख और केस बी में 275। 275 हो गया था, यस सर। 2, अब सब बच्चे इधर देख लेंगे। एसओएफपी में तो यही आएगा। एसओसीआई में अगर हम आए तो एसओसीआई में क्या आएगा सर? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। केस ए केस बी कितनी? 17,500। शुरू के 3 महीने की आएगी ना 2003 में भाई। ये हम 2003 के बना रहे हैं, सब बच्चे याद रखें। और फिर इम्पेयरमेंट कितने की आई थी? 2500 दोनों केसेस में। हाँ, क्या चीज चेंज हो जाएगी? रिवर्सल, है ना। पीएनएल गेन रिवर्सल वो कितना है? जल्दी जल्दी से बता दो। हमने कहा इसके केस में 40,000 और बी के केस में, तो ये होगा इसके एक्सट्रैक्ट्स। ये भी कॉपी कर दें, और जिन बच्चों ने ये कॉपी कर लिया है वो बच्चे एक्सट्रैक्ट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें और करना शुरू करें। चलें सर, अब आप सब ने इज्तिमाई तौर पे ये बात माननी है कि एसीसीए आसान नहीं है। आसान है, आपके मुकाबले में आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम ये समझो कि हर सवाल हल्का है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम सीए के साथ एसीसीए कर लें, आज जरा इसके ऊपर भी बात कर लूंगा, आ जाए। लेकिन जो है एसीसीए को इतना भी हल्का ना समझो। हाँ, अगर तुमने सीए फाइनल की क्लासे ले ली तो तुम बोलोगे यार एसीसीए का तो कुछ लेवल ही नहीं है, सही है। लेकिन सर आए फिर उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले आ जाते हैं P2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जो कि अब इनका हो गया SBR। डिस्कस हाउ द अबव आइटम शुड बी डिस्कस। अभी हम डिस्कशन के ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बनाने पे काम होगा। जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसी से कनेक्टेड है ये सवाल। आ जाए मिनको। acquired a property for ₹4 million fall on 1 जून 11 and annual depreciation of 4 लाख is charge। अगर सर 4 मिलियन की और 4 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो लाइफ कितनी हो गई? 10 साल on सीधी लकीर basis at the end of previous financial year of 31 मई 13 when accumulated depreciation was 8 लाख मतलब 2 साल, a further amount relating to impairment loss of 3.5 लाख was recognized which resulted in property being valued at its estimated value in use पे प्रॉपर्टी मेजर हो गई, ठीक है। on 1 अक्टूबर 2013 as a consequence of a proposed move to a new property, the property was classified as held for। At the time of classification as held for sale, fair value less cost to sell was ₹2.4 बिलियन। अभी तक भाई मैं तो न स्लो आदमी हूं, तो इसीलिए पासिंग मार्क्स अप्रोच अभी तक जितना बताया उसको तो मैं करूं। आ जाए 4 मिलियन की थी, खुद बताया 2 साल डेप्रीशिएट होके 8 लाख की बची हुई थी और इंपेयरमेंट आ गई थी कितने की? 3.5 लाख। मेरे पास 2850 की थी। फिर उसने कहा कि एक
अक्टूबर को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि तुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है किस अमाउंट पे, 2850 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी बची हुई थी, 8 साल। टोटल लाइफ 10 साल थी, उसने बता दिया 4 मिलियन पर ईयर, 4 लाख की डेप्रिसिएशन। तो 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 लाख, टोटल लाइफ कितनी थी, 10 साल। 2 गुजर चुके, 8 तेरे पास है, मल्टीप्लाई बाय 4/12 कितना हुआ, 1,18,000। पासिंग मार्क्स अप्रोच कितना हो गया, 2731250। अब इधर आ जाओ नौजवानों, मैं इसकी पहली एंट्री बनाने लगा हूं इस साल की। हम आए 1 अक्टूबर को, एंट्री बनाई मुस्कुराते हुए 2013। क्या एंट्री बनाऊंगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से। अब सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनेंगे। सर इसने हमें ये नहीं बताया कि भाई इस दिन वैल्यू इन यूज कितनी थी, इसने हमें ये नहीं बताया इस दिन वैल्यू इन यूज कितनी थी, इसने हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, फेयर वैल्यू। थोड़ा सा सवाल में इशू है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। सर अगर हमें इसने इस दिन नहीं बताया कि अब मैं इसकी इम्पेयरमेंट 36 के अंदर करूं या 5 के, देखो इम्पेयर तो इसको होना है जाके। अगर 36 के अंदर वैल्यू इन यूज नहीं बताई तो मैंने कहा ज्यादा सेफ चीज है कि मैं इसको 5 के अंदर ले जाऊं। भाई 36 के अंदर इम्पेयरमेंट होती है रिकवरेबल अमाउंट से, तो क्या यहाँ पर मुझे रिकवरेबल अमाउंट बताया नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू न्यूज के बारे में कुछ नहीं बताया ना। तो मैंने कहा मैं इसकी इम्पेयरमेंट अभी नहीं करता, मैं इसी फिगर को उठा करके कहाँ लेकर के जाऊंगा, IFRS 5 में। लेकिन अगर सर मैंने 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट कर ली तो क्या, कोई मसला नहीं है, अजम्पशन लिख दीजिएगा कि सही, आपकी अजम्पशन चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पर ज्यादा वैलिड अजम्पशन ये बनती है कि अगर वैल्यू इन यूज के बारे में नहीं बताया, जबकि ये दरिंदा ऊपर वैल्यू इन यूज के बारे में बात कर चुका है इसी सवाल में, तो इसका मतलब ये है कि भैया मैं इसको, अब इधर आ जाए, अब अगर मैं इसको नॉन करंट एसेट, कॉपी नहीं करना, सुनो टाइम दे रहा हूं तुम सबको कॉपी करने का, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा, और इंपेयरमेंट भी डेबिट करूंगा। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कितने से, जो अब तक हुई हुई है, कितने से भाई, 3.5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,18,750, और हमने कहा पीपी 4 मिलियन, ऐसा ही है। यस सर, और आगे क्या डेबिट करूंगा, कितने से, 2731 मानते हो। यस सर, अब सब बच्चे आ जाएंगे इधर। अब हमने कहा सर अगला काम क्या करेंगे हम, अगला काम हम यहां पर आएंगे और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे किसके अंदर सर, अब हमने कहा यहाँ पर IFRS 5 के हिसाब से कहानी शुरू हो जाएगी, है ना सर। वहां पर क्या वर्किंग रखते हैं हम, लोअर ऑफ नॉर्मल वर्किंग, जब IFRS 5 में आते हैं तो आते ही हम क्या रखते हैं, कैरिंग अमाउंट या वैल्यू एट ट्रांसफर डेट कितनी थी, 25 मानते हो, और ये कितनी थी, 2.5 या 4, 1 अक्टूबर को कितनी थी, 2.4 मिलियन। 1 अक्टूबर को देखें गौर से, तो मैंने 1 अक्टूबर को एंट्री बना दी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और नॉन करंट एसेट कितने से सर, 2731250 माइनस 2.4, 331 मानते हो। अब हमने कहा सर ये हो गया, अब यहाँ पर मुस्कुरा रहा है ना सर, हाँ बिल्कुल लेते हैं। इसने रिवर्सल में क्या कहे, जो IFRS 5 के हिसाब से हो या किसी और IS, सही, इम्पेयरमेंट हुए। फिर आगे बढ़े, यहां तक सब मेरे साथ हैं, कितने लोगों ने यहां तक सही किया, सही है सर। अभी पासिंग मार्क्स अप्रोच, तुम लोग यही तो डरते हो, 2-3 मार्क्स तो यहाँ तक के भी देगा ना यार, ये चीज सीख जाओ, ये आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने कहा सर अब आते हैं टेक्निकल पार्ट, कोई मसला नहीं। इंटरिम, पता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, 6-6 महीने के अकाउंट्स रिव्यू होते हैं, इसका ऑडिट नहीं होता, इसका क्या होता है,
रिव्यू होता है। अब तुम्हारे अकाउंट्स हो रहे हैं रिव्यू, अब जब रिव्यू हो रहे हैं तो उसमें भी एडजस्टमेंट्स पास होती हैं जो नॉर्मल, सही है। ऑडिट होता है प्रॉपर घुस के ऑडिट करना, इन टाइम रिव्यू होता है ऊपर प्रोसीजर में नहीं, सब्सटेंटिव पढ़े हुए ना प्रोसीजर्स ऑडिट में, कि रेशियो एनालिसिस कर दिया उसमें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंक्वायरी से वो करके टपाटप निकाल दिया, सही है। तब आपने कहा उसमें भी उसूलन कंपनी जो है चीजें कर लेती है, मतलब ये सब चीजें एडजस्टमेंट पास करती है। अब आप आए 1 दिसंबर 2013 को, बेसिकली जो तुम्हारे इंटरिम अकाउंट्स थे, उस टाइम पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 2 पॉइंट, तुम इस एंट्री के बाद 2.4 पे ले आए, उसका मतलब है भैया कुछ तो रिवर्सल है। और रिवर्सल के समय हमें एक चीज का ख्याल रखना होता है, क्या होता है? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेसिकली कैसे? कॉस्ट कितनी थी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉपी नहीं करना आप समझना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने कहा कि सर 1 जून को खरीदा था और अब तक की हमने ट्रांसफर कब किया था? 1 अक्टूबर को, तो 2 साल तो पूरे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2 साल 4 महीने, 4 महीने को मैं राउंडिंग ऑफ में 0.33 ऑफ द ईयर कह सकता हूं, है ना सर? 2 साल भाई, 4 महीने होते हैं एक साल में 12 महीने, तो 4 महीने को मैं 0.33 ऑफ ईयर कह सकता हूं। यस सर कह सकते हैं ना सर, या तो आप पूरे 2 साल 4 महीने 2 साल की निकालें, फिर 4 महीने किया तो आप इसको मंथ के ऊपर निकालें, सही है सर। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको राउंड ऑफ कर लें, या तो आप अगर जरशाम के चेहरे पे कुछ परेशानी देख के हम इसको जरशाम तेरी खातिर एक और काम, 10 साल लाइफ थी, 10 साल में कितने महीने? 10 साल में कितने महीने? 120। और जब से खरीदा है तब से लेकर 1 अक्टूबर तक 28 महीने हो चुके, तो हमने कहा 4 मिलियन जरशाम डिवाइडेड कर दे भाई, तू 120 महीने मल्टीप्लाई बाय 28, 28 कैसे? 2 साल पूरे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस साल कितनी आ गई? या तो आप इसको कर दें 4 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2.33, कितनी है? तो इतना तुम लोगों ने नहीं किया क्या? नहीं निकाली है वैल्यू कितनी? हस्बे जाएगा 6-7। हाँ हमने कहा सर ये आप कैरिंग अमाउंट निकालना सही है, कोई मसला नहीं है। तो देखें एज अ टीचर ना, तो हम कह सकते हैं 3.0667, ये यहाँ पर भी यही होगी, मानते हो? अब सब बच्चे इधर देखेंगे, नौजवानों, ये मैंने क्या किया, मैंने कहा 1 दिसंबर को मुझे कार्रवाई करनी है और 31 मई को करनी है। 1 दिसंबर को लोअर ऑफ में मुझे रिवर्सल के टाइम पे अब क्या करना है? लोअर ऑफ, तो लोअर क्या है? 2.52, तो मैं रिवर्सल करूंगा, यस सर करेंगे, कहां तक जाऊंगा? 2.52, एंट्री क्या बनेगी? नॉन करंट एसेट 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एंट्री बनेगी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट ते पीएनएल क्रेडिट, कितने से? 2.52 माइनस 2.4, कितना हो गया मेरा बच्चा? 1,20,000। कितने लोग यहां तक भी सही पहुंचे थे? ऐसा ही है सर, पक्की बात है। अब आगे आते हैं, फिर मजीद आगे बढ़े। अब डेप्रिशिएट तो आपको करना नहीं है। अब आपने कहा 31 में 14 पे आए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 3 हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 306666, ये वाली फिगर ना सर। तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि अब हम कहां तक रुक जाएंगे? 30, तो 1 मई को जब हम आए 31 में, तो सती कितना आंसर आया? जल्दी बता। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट, और क्या क्रेडिट करूंगा? पीएनएल, कितने से भैया?
30 कितना ज्यादा आ रहा है, 3-4 रुपए तो नहीं आ रहा, राउंडिंग ऑफ का फर्क तो तूने कुछ नहीं मारा है, 3066666667 ऐसा आ रहा है। अब सब बच्चे इधर देख लेंगे। और हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितने पे था सती, 5,46,667। अब सब बच्चे इधर देखेंगे। आपने ये रूल कंप्लाई करना है, आपकी जिंदगी गुलजार है। लेकिन अब हम इसको आपको वो कॉन्सेप्ट से भी समझाते हैं। सर कौन से कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं कि इम्पेयरमेंट कितनी आई और उसका बेनिफिट कितना हुआ, मुझे बताएं। ये चीज सबने कॉपी कर ली, इसको तो कोई मसला नहीं है, सब यहां तक तो पहुंच गए थे। इस एरिया को मिटा दूं मैं आपको समझाने के लिए, है ना सर? तो आ जाए, अभी कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि आखिरी सवाल है। अब सब बच्चे इधर देख लें। थोड़ा सा हो सकता है आपका राउंडिंग ऑफ का फर्क है, लेकिन ये हमेशा मेथड आपको पहुंचाएगा जगह पे। अब इधर देख लें सर, टोटल इंपेयरमेंट चार्ज कितनी हुई, फर्स्ट इंपेयरमेंट कितनी थी, 3.5 लाख मानते हो फर्स्ट इंपेयरमेंट? सेकंड इंपेयरमेंट 33125, टोटल इंपेयरमेंट गई कितनी थी, 681,250 मानते हो? अब सब बच्चे इधर देखना, इस सारे देखो, ये सेकंड तो IFRS 5 के तहत आई थी, इसके बाद तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, इसके बाद डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हुआ था, है ना सर? अच्छा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हुआ था कितने महीने का, 4 महीने का। कितने महीने का हुआ था, मतलब 4 महीने इस अमाउंट से कम डेप्रिसिएशन आई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट सब बच्चे निकालें, तो एक तो तरीका यह है कि तुम 4 मिलियन के हिसाब से, सब बच्चे इधर देख लो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लो, 10 साल मल्टीप्लाई बाई 4/12, कितना हो गया? हाँ बोल बाबा जल्दी। 133। एक तरीका तो ये है कि तुम 4 महीने का बेनिफिट, 4 महीने की डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकाल लो, सही है सर? और तुम बेनिफिट निकाल लो, आती इतनी डेप्रिसिएशन और आई इतनी, तो आपने कहा डेप्रिसिएशन बेनिफिट आ रहा है 1333333, इतनी आती अगर इम्पेयर नहीं होता, माइनस, तो आपने कहा डेप्रिसिएशन बेनिफिट कितना आया, 1458483। चले 1-2 रुपए से कुछ नहीं होता। अब मुझे बता दें नेट अमाउंट कितना बचा, 666 मानते हो? सही है सर। इसका दूसरा तरीका क्या था, आप निकाल लेते 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 8 साल इंटू 4/12, तो भी आप यहीं पे पहुंचते। सही है सर। अब सुनना, टोटल आपने कहा रिवर्स होना चाहिए था नेट ऑफ इंपेयरमेंट कितना, 666,667। वही भी तो देखो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, रिवर्सल टू द एक्सटेंट ऑफ इंपेयरमेंट चार्ज अंडर IFRS 5 और प्रीवियसली एनी अदर। तो अभी भी तो यही हुआ है। PNL में कितना गया, 120, और ये इसको दोनों को प्लस कर दो, कितना बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है सर। अब आप देखें सर, ये एक तरीका ये है कि आप एक लोअर ऑफ वाली वर्किंग कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से जाएं। तो ज्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है, लोअर ऑफ वाली। सही है सर। तो इस सवाल में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ जो कि पिछले सवाल में था। देखो इंपेयरमेंट के बाद रिवर्सल होगा, लेकिन मैक्सिमम कहां तक होगा, जितनी इंपेयरमेंट चार्ज हुई है, जितनी इंपेयरमेंट चार्ज हुई है उसका नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो इंपेयरमेंट चार्ज जितने की हुई थी, या डेप्रिसिएशन की सूरत में बेनिफिट मिल गया, बच्ची इतनी थी, उसका बेनिफिट तुमने 2 सालों में दे दिया। सही है सर। तो ये याद रखना, ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के साथ तुमने किए हैं आज की सवाल में IFRS 5। एक सवाल है सती का,
सर 1 दिसंबर पे ये काम मैं करता, कर दो, क्योंकि जब इंटरिम अकाउंट्स बनते हैं ना तो आइडियली होना चाहिए 30 नवंबर पे। इसने बेशक हमें 1 दिसंबर को बताया हुआ है, लेकिन हमने कहा आइडियली कब होता है, 30। अब अच्छा मुझे बताओ, कॉपी नहीं करना, इस एडजस्टमेंट के बाद तुम, हमारा सवाल देना खत्म है, एसिड कितने पे आ गया, इतने पे आ गया, इतने पे आ गया इस एडजस्टमेंट के बाद, है ना सर? 3.2 तक तो नहीं गया ना? बेचा कितने में इसको? तो गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो मैं लॉस की, वैसे तो सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं चले लॉस की एंट्री यहां पर बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? बहुत सिंपल है, जैसे तुम बचपन में बनाते आए हो। 5 जून को बेचा है, 5 जून को क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट सूदी धारा कितने से? 3 मिलियन से, और पीएनएल डेबिट और नॉन करंट एसेट 3030 हस्बे जायका 6, ऐसा ही है। तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफा क्विकली इस पूरे जो है ना सवाल को देख लें, कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछे, है ना। बेटा देखें, जो पिछले की इंपेयरमेंट थी ना अब्दुल राफे, वो वैल्यू इन यूज के हिसाब से भी थी जब तक, तो ये जब फर्स्ट इंपेयरमेंट थी ना उस टाइम तक ये IAS 16 के अंदर था, तो उस टाइम पे तो वैल्यू इन यूज इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब IFRS 5 में आता है तो वैल्यू इन यूज इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सही है सर। तो जो उसकी इंपेयरमेंट हो गई थी 3.5 के हिसाब से, उसको तो हमने कहा हमें रखनी है ना, बाद में हम उसको रिवर्स करेंगे। कितने लोगों ने सवाल पूरा सही कर लिया? चले सर, तो इस सवाल को क्विकली अगर हम रिवाइज करें तो इस सवाल में ट्रांसफर होने के बाद भी इंपेयरमेंट थी IFRS 5 के अंदर, और फिर उसके बाद रिवर्सल था, और रिवर्सल इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम, ताकि आपको याद रहे। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ लर्निंग आउटकम में आपको पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट अंडर, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट थ्रू 2 एंट्रीज, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट थ्रू 2 एंट्रीज। रिवर्सल आपका एक दफा में अभी नहीं हुआ, पूरा कितनी दफा में हुआ? 2 दफा में। अब एक बच्चों का सवाल दिमाग में आता है कि सर अब जैसे आपने यूं बना दिया ना, आसान है, हम मैस कर देते हैं, हम लिखते हुए कि क्या हो कैसा, इसलिए हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा सोचना है कि ये सवाल, मतलब मैंने भी जब पहली दफा किया तो मैं सोचा कि यार मैं कैसे ऐसे प्रेजेंट करूं कि चीजें सामने हो, लिखना कम पड़े। तो ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, टेंशन ना लें। तो सर अब तक हमने इस हैंडआउट के 6 सवाल कर लिए हैं। अब तक हमने क्या क्या देख लिया? क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, बिफोर आफ्टर, और फिर हमने इसमें रिवर्सल का केस भी देख लिया है। अब कल देखेंगे अगर इसमें रीवैल्यूएशन का तड़का लगे, एसेट IAS 16 के अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं, बस थोड़ी सी सनसनी फैला दूं, तब सब कुछ सेम रहेगा। इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसके अंदर चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा इस दिन के बाद कोई डेप्रिसिएशन नहीं ना। जब डेप्रिसिएशन नहीं तो इसका मतलब अब इम्पेयरमेंट का कोई बेनिफिट कम नहीं होगा। हाँ इम्पेयरमेंट तो हो सकती है लेकिन बेनिफिट कम नहीं होगा ना, तो हमने इस वैल्यू पे रख दिया। इस वैल्यू पे होगा तो अब इस वैल्यू, जो ये वैल्यू होगी उससे ज्यादा आप जैसे ही करने जाओगे ना तो वो आपकी इम्पेयरमेंट लिमिट क्रॉस कर देगा। सही है, टेंशन ना लें सर। बेटा इसका आंसर हम सवाल कहे कि थ्योरेटिकल देंगे, इसका जैसा तो हम थ्योरेटिकल देंगे, लेकिन मैं अभी आपको थ्योरी के झंझटों में नहीं पढ़ा रहा, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट। कल से स्टोरी टाइम पे आ जाएंगे क्विकली हम, मतलब एक छोटे से आज की क्लास में एक जो मैंने बात कही थी, हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे अभी परेशान होते हैं कि सर ACCA कर लें साथ में। तो मैं आपको कहता हूँ अगर आपको ACCA करना है
तो सबसे पहली बुनियादी शर्त यह है जिसको ACCA करना हो, कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि सर ACCA की फीसें बहुत महंगी है, ACCA की फीसें बहुत महंगी है मेरा बच्चा। तो अगर आप ACCA की तरफ जाएंगे तो हाँ, महंगी फीसों के लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना है। पहला सवाल तो मैंने आपको, दूसरा सर, अगर फीसें चले आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो अपने आप को असेस करें। मेरा मानना है कि एक तो अगर आप फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, तो आपको सीए पे ही फोकस रखें। लेकिन अगर आप इसी की फीसें अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा मानना है अपनी कैफ की जर्नी को देखें। अगर आपका कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है या एक आध दफा फेल भी हुए हैं लेकिन टाइमली निकल गया है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, अफेक्टिवली मैं इसका एक थंब रूल बनाता हूं कि अगर आपका कैफ 3 साल में हो गया, सही है, मैक्सिमम 3 साल में हो गया, तो आपको जरूरत नहीं है ACCA की। लेकिन अगर आपको कैफ में किसी वजह से 3 साल से ज्यादा, देखो पहली कंडीशन, पहले सवाल का जवाब यस होना चाहिए, तब दूसरे पे है अफोर्ड कर सकते हो यस, नो तो भाई तू सीए पे। और अगर अफोर्ड कर सकते हो यस और तुम्हें कैफ में टाइम लग गया 3 साल से ज्यादा, और देखो हर कबर का हाल मुर्दा जानते हैं, उसको पता होता है कि यार अगर मुझे कैफ में टाइम लग गया है ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, अब और उसका फर्म उसको मुनासिब मिल चुकी है, इंटरनेशनल एफिलिएशन, तो फिर मैं कहता हूँ फिर वो अगर ACCA कर ले और 3 साल से ज्यादा का टाइम, तो उसके लिए एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि सर खुदा ना खास्ता अगर CA फाइनल उसका रुका भी ना, उसके पास आर्टिकल्स के एंड पे एक क्वालिफिकेशन होगी। और पाकिस्तान से अगर मैं बाहर की बात करूं तो सर यूरोप में CA ACCA बराबर है, मिड ईस्ट में 19-20 का फर्क है, US में 18-20 का फर्क है, मतलब CA को यूरोप में तो दोनों बराबर ही चलते हैं, शायद ACCA को वो 20 समझता हो तो हमें 19, लेकिन दुनिया भर में बाकी हमें 20 उनको 19। US में अब कनाडा में थोड़ा सा उनको कम समझने लगे क्योंकि वो समझ गए कि ये ACCA टॉपिक करा के आते हैं, आई मीन सही है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर अभी क्वालिफिकेशन हो। लेकिन जिन बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कैफ आराम से निकला है, वो फाइनल में इंशाल्लाह आराम से निकाल लेंगे। देखें ऐसे 10 में से 2 बच्चे होते हैं जो कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं लेकिन फाइनल में रुक जाते हैं, और ऐसे भी 10 में से 3 से 4 बच्चे होते हैं जो कैफ में रुकते हैं लेकिन CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो कैफ की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको देखा, मतलब जो एक वो आती है इस हिसाब से। लेकिन ACCA अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हें लगता है कैफ में टाइम लगाए, यहाँ भी लग सकता है तो कर लो। या इसका मैं एक और हल देता हूँ यहाँ पर 2 अटेम्प्ट देके देख लो, कितनी अटेम्प्ट CA में, अगर पेपर 2 अटेम्प्ट में निकल गए तो तुम्हें ACCA की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 अटेम्प्ट में पेपर ना निकले या एक निकले, या तुम्हें लगे कि अबे मैंने 6 पेपर दिए निकले 2 हैं, तो तुम बोले यार मुझे CA में, तो फिर तुम्हें 6 पेपर तो देने कैफ के बाद ACCA के, है ना, एग्जामिशन। फिर तुम फॉर्म में तुम्हारे पास अभी भी 2 साल होंगे, तो फिर तुम ACCA करने का सोचो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर तेरे पास भले पैसा भी है या पैसा नहीं भी है, लेकिन तुम्हारा कैफ मजे से निकला है, फाइनल के पेपर भी मजे से, फिर ACCA क्यों कर रहे हो, पैसा स्ट्रेस ले रहे हो। मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने उस टाइम पे ACCA कर लिया, CA भी निकल गया, मैं कहता हूँ गधे हो, क्या फर्क, तुम्हें क्या क्या जिंदगी में एक इजाफी डिग्री लेके क्या कर लिया, कोई यकीन मानो मुझे नहीं, मुझे बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि भाई तू जो है ना, अब ना पाकिस्तानी CA को अगर इंडस्ट्री में जितना मेरा तजुर्बा हो चुका है तो अभी सिर्फ मुझे अप्लाई करना है, मुझे CA ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की वो मिल जाएगी, छोटा सा एक पेपर देना है तो CPA कनाडा भी हो जाऊंगा। कर ले, मतलब क्यों, मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, मेरे पास जब एक क्वालिफिकेशन है तो है ना यार। क्योंकि देखो डिग्री लेना कोई मकसद नहीं, सर्टिफिकेट मेंबर बनना, फिर अगर हर साल मेंबरशिप फीस भी होती है, फिर मेंबरशिप यार, और कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप को असेस कर लो, 2 अटेम्प्ट दे दो, फिर इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग करना। जिंदगी भरी पड़ी है, सही है, लेकिन कोशिश प्रायोरिटी ये हो कि CA निकालो। और CA फाइनल में आपको बता दूं, देखो फाइनल में कैफ में 6 महीने में तुमसे 2 साल का कोर्स पढ़ाते थे, यहाँ पर पहली अटेम्प्ट में साल में तुमसे 5 साल का कोर्स पढ़ाते। जितना तुम ये पढ़ते हो ना IAS IFRS, कसम खुदा की, एक MBA वाला, किसी को डिग्री नहीं कर रहा, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के MBA वाला बच्चा 4 साल में जो पढ़ता है ना, 8 सेमेस्टर, उसमें इतना नहीं पढ़ता जितना तुम एक FFR पढ़ते हो, इतना यकीन मानो। ठीक है सर,
तो सर याद रखें, तो मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज की क्लास बस में फौरन से इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।